में जुड़े हैं कि निगम माइक के हम जरा म्यूट कर लेंगे। आवाज खड़खड़ा रहा है। यदि साथी ये स्क्रीन पर दिख रहा है शब्द तो मेरा प्रणाम। इसकी भाई के दर्शकों को भी नमस्कार। साथ ही साथ आज का दिन आशुतोष जी को विशेष प्रणाम, नीरज शर्मा विशेष प्रणाम, सुभान खान जी को विशेष प्रणाम। ये विशेष प्रणाम हमने इसलिए कहा कि लगातार आज 7-8 सालों से 10 साल से जितने भी यूट्यूबर भाई यूट्यूब के माध्यम से इस लड़ाई को जिंदा रखे और सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। नीरज जी 2020-21 से ही लगातार इस चीजों को उठा रहे थे, जिसमें हम लोग सहारा में काम कर रहे थे। जनता की महाअदालत की भाई का लगाने का हिम्मत जो दिखाए माननीय आशुतोष पाठक जी दिल्ली में, बहुत काबिले तारीफ था कि इतना बड़ा हिम्मत जब कोई देश के राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखा रहा था, नहीं चला रहा था, उस समय आगे बढ़कर आशुतोष पाठक शेर के जैसा आगे आए। मीडिया जगत में उस समय का हम उनको शेर ही कहेंगे, आज भी कहेंगे, जो इसको प्रखर होकर के दिल्ली देश की राजधानी में दिखाने का काम किए। और वहां से हम लोगों को एक मंच मिला जिससे कि सहारा को हम लोगों ने पूरे देश भर में एक्सपोज किया और तब से सहारा पानी नहीं मांग रहा है। आज मुझे ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि कल हम लोग इस टाइम में माननीय सुप्रीम कोर्ट में थे, जो राष्ट्रीय चैनल आज तक हम लोगों को जगह नहीं देता था, स्पेस नहीं देता था, हम लोग अपनी बात रखते भी थे तो वो दिखाता नहीं था। लेकिन इन यूट्यूबरों ने बहुत पहले से हम लोगों को स्पेस दिया और अपनी बात को रखने का जगह दिया। आज आपने देखा होगा। भैया मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं। मैं आपको एक खुशखबरी, आशुतोष जी माफी चाहता हूँ, खुशखबरी मैं दे दूं कि हमारे सहारा का जो मामला है, सहारा को टारगेट करते हुए मामला भी है, टारगेट करते हुए कि सबसे बड़े यूट्यूबर, सबसे बड़े देश के वरिष्ठ पत्रकार, सबसे बड़े पत्रकार कहूंगा, रवीश कुमार जी ने भी अभी 1 घंटा पहले वीडियो को कर दिया है। मौसादी मैं उस पे आ रहा था मौसादी उस पे, तो मैं वही कहना चाह रहा था, हालांकि मेरी बात मौसाद जी कहे, लेकिन आज जो एंट्री लाए इन लोगों के हुई राष्ट्रीय चैनल का, चाहे आज तक का हुआ, चाहे एनडीटीवी का हुआ, अगर ये चीज 2 साल 3 साल पहले अगर एंट्री हो गया होता तो अब तक ये मामला एक्सपोज हो गया होता और हम लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलती। लेकिन ऐसा ना हुआ, इसलिए ये लड़ाई बहुत लंबी चली। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खास करके आशुतोष जी को, नीरज जी को और सुभान जी को, किसी न किसी रूप में लड़ाई कर लौ को जिंदा रखा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। कौन क्या कह रहा नहीं कह रहा वो सब पर हम लोग न पहले गए थे न आज जाएंगे। जो लिखित में है और जो कोर्ट में होता है हम लोग उसी की बात करते हैं। क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से एक रीट याचिका लगी थी जिसको कि सहारा से भी मामले से टैग किया गया था और हम लोगों को भी इस केस में बुलाया गया था, जबकि हमारा मामला सहारा की शुरुआत से लेकर के अभी तक के जितने भी मामले हैं सबको एक साथ लिंक कराते हुए कोऑपरेटिव में जो पैसा डंप हुआ है, क्यू सोप में जो डंप हुआ है और कॉमर्शियल में जो अटका पड़ा हुआ है उसके लिए है। इन सारी चीजों को हम लोग पैसा लेंगे और लोगों का भुगतान करवाएंगे। उसमें सभी चीजों का, चाहे वो कोऑपरेटिव का जितना नियम का वायलेशन हुआ उसको भी हमने अंकित किया, रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का भी अंकित किया, सहारा प्राइम सिटी को भी लिया, जितना भी फॉल्ट था सबको लिखा। और उसी में माननीय न्यायालय को लगा कि हम लोगों को सहारा सेबी के केस के साथ भी सुनना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को वहां बुलाया गया। हम लोग वहां गए, हालांकि हमको बोलने की बारी नहीं आई, हमारा केस 23 नंबर पर था, लेकिन हमारी जो चीजें लिखी गई थी रिट पिटीशन में वो सारी बातों का जिक्र करीब करीब वहां आया, जिससे कि सब कुछ एक्सपोज होता चला गया। और अभी तो केवल एक टेलर है सर, अभी बहुत पिक्चर बाकी है। एक केस सब लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि एक तरफ मीडिया का दबाव, दूसरे में पार्लियामेंट में भी सवाल पर सवाल हो रहा है। आपका आने वाला मानसून सत्र बहुत जबरदस्त तैयारी हम लोग करवा रहे हैं पार्लियामेंट में उठवाने के लिए, तो चारों तरफ से सहारा घिरा है, उसका बहुत व्यापक असर दिखना शुरू हुआ। अब मैं आता हूं कोर्ट की कार्रवाई पे। कोर्ट में जो भी चीजें हुआ है, देश के सहारा के पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता को बहुत खुश होने का जरूरत है। हालांकि जो लोग आज भी सहारा के फेवर में बात कर रहे हैं, शायद उनका पैसा अब सहारा में ज्यादा नहीं है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का उलझ जुलझ काम होता रहे जिससे कि देश के निवेशकों का पैसा न मिले। कोर्ट रूम की सर स्थिति ऐसी थी
पहले तो बता दें कि सहारा का जो एम्बार्गो का जो ये झूठ था, इस 3 दिन में वो ढोल फट गया। जो आज 12 साल से सहारा इंडिया सबको उलझाए हुए था कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, एम्बार्गो लगा हुआ है, हमको संपत्ति का बिक्री का अधिकार नहीं है, तो सबने आपने देखा। हो सकता है मंडल जी माननीय जज साहब से भी ऊपर हो, क्योंकि वो जो लिखेंगे उसको भी लोग मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन हम लोग तो वही मानेंगे जो जज साहब लिखेंगे। ऑर्डर आया नहीं है, आने दीजिए। लेकिन कोर्ट रूम की स्थिति ये थी कि जज साहब एक बार नहीं कई बार फटकार लगाए इन लोगों को कि जो कब आपको कहा गया था कि आप संपत्ति नहीं बेचिए, कब कहा गया था कि आपको सर्किल रेट से 10% आप नीचे मत जाइए, कभी तो मना नहीं किया गया है। 90% से भी अगर आपको नीचे जाना है उसके लिए मना नहीं किया गया था, खाली ये कहा गया था कि आप एक बार कोर्ट से परमिशन ले लें। जो कहानी 12 साल पहले लिखी गई थी उसकी खाली मतलब वो पुनरावृत्ति इस बार हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट रूम में ये लोग एक बात बता रहे हैं, जब सुबह से कल का टाइम जो कपिल सिब्बल जी का था, और उनका मकसद यही रहता है कि किसी भी तरह से कोर्ट का टाइम को पास कर दिया जाए ताकि अगला डेट फिर 1 साल के बाद आ जाए। और ये बात कोर्ट रूम में सब लोग समझ रहे थे, चाहे वो माननीय जज हो या हम लोग हो या हमारे वकील हो या और जो आगे लगा के आए थे, वो सब लोग हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये टाइम पास करवा रहे हैं कि किसी तरफ से अगला डेट चला जाए। और जज साहब ने उनको पूरा मौका दिया कि कितना आप नीचे गिर सकते हो, कितना झूठ बोल सकते हो, आप पूरा झूठ बोलो, क्योंकि वो सब कुछ उनको मालूम था, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आए थे। जितना वो झूठ बोले उन्हीं की बातों से उन्हीं को बीट किया गया और उनको उन्हीं की बातों में उनको जवाब दिया गया। और जब दत्तार साहब सेबी के जो वकील थे वो जब बोलना शुरू किए तो उसके बाद कपिल सिब्बल को जैसे लग रहा था कि 10-20 घड़ा पानी ऊपर से पड़ गया, बोलती बंद हो गई थी, बोल नहीं पा रहे थे। और मीठा मीठा कटाक्ष करते हुए माननीय जज साहब ने उनको बहुत डांट भी पिलाया, बहुत डांट पिलाया। मैं कुछ छोटा छोटा आपको एग्जांपल्स देता हूं कोर्ट रूम का। सुबह से जो भी चीज हुआ था, कल 2 दिन तो वो छोड़ दीजिए, कल का जो था कि लगातार झूठ बोले जा रहे थे, गुस्सा हमको भी बहुत आ रहा था कि सबको पता है कि कन्वर्जन कैसे किया गया था। हमको तो लगा बीच में मैं बोलूं, लेकिन हमारे वकील साहब ने हमको बहुत डांटा कि नहीं, कोर्ट रूम में आप नहीं बोल सकते, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, तो हमने बर्दाश्त किया। कोर्ट रूम में वो साफ कह रहे थे कि रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड के कोई डिपोजिटर्स नहीं है, सारे लोग फेक है। ये सेबी नहीं कह रहा था, कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि सब लोग फेक हैं, कोई डिपोजिटर नहीं है, जो पैसा हम लोगों ने दिया था वो सेबी भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि सेबी ही चाह रहा है कि ये पैसा कॉन्सुलेट फंड में चला जाए, मतलब सरकारी फंड में चला जाए, इसीलिए ज्यादा पैसा का मांग कर रहे हैं। इस पर भी उनको डांट पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा जो वो कह रहे थे झूठ, उसको पकड़ने का काम जो माननीय जज साहब के, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अपने देश का कानून बहुत ही अच्छा है, लोग उलझाने का प्रयास करें लेकिन जजेज उसको पकड़ ही लेते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप खुद बताइए कि अगर आपने कन्वर्जन नहीं किया तो आपका जो स्कीम था रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड का, वो 8 साल 10 साल का था, आपने उसको प्री मैच्योरिटी रिडम्पशन तब कैसे कर दिया जब आपको कोर्ट का केस लगा हुआ था, आपका जजमेंट आता है अगस्त में और आप प्री मैच्योरिटी कर रहे हैं पिछला मई में, ये कैसे कर रहे हैं, ये जरा हमको समझा दीजिए। तो उनका जवाब था कि हमारे ऑफिसर्स पर काफी भीड़ लग गई थी पैसा लेने के लिए, तो हमने कैश में भुगतान कर दिया। बोले वाह, बड़ा अच्छा काम किया, कितना कैश बांट दिया? तो 17,000 करोड़ रुपया। कहां से निकाले थे? बोले अच्छा एक बात बताइए, कैश क्यों बांट दिए 17,000 करोड़ रुपया? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, उस पर खुद ही उनका माखोल बन गया। लोगों का पैन कार्ड और बैंक खाता नहीं था सर, इसलिए हमने उसको कैश के रूप में बांट दिया। ये उनका जवाब था माननीय कपिल सिब्बल जी का। बोले वाह, बहुत अच्छी बात है। ये पीरियड जो था 2011-12 का, जिसमें आप कैश में पैसा बांट रहे थे, हम भी मानते हैं कि उस समय बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं था, हो सकता है कि बैंक खाता भी नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय एक फॉर्म 15G चला करता था, जिनके बैंक खाते नहीं होते थे, पैन कार्ड नहीं होते थे, और फॉर्म 15G लगा करके अपना देते थे, तब उनको पैसा दिया जाता था।
क्या आपने वो भुगतान जो 17,000 करोड़ रुपया किया उसमें फॉर्म 15G लगाया था? इस बात पर तो उनका लगा कि जैसे 10-20 घड़ा पानी के ऊपर से डाल दिया। उनकी बोलती बंद हो गई थी, वह बोल नहीं पा रहे थे कि अब इसके आगे बोले तो क्या कहें। कुछ देर के लिए कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया था। उसके बाद जज साहब बोले, मैं पूरी कहानी जानता हूं लेकिन मैं अभी बोलूंगा नहीं, मुझे वो जो आदेश 2012 का था पहले उसको पूरा करना है। आपको हर हालत में 10,000 करोड़ रुपया जमा करना पड़ेगा और उसके बाद जो होगा इंटरेस्ट की बात, तो फिर उसमें इशारों में था, केवल यही कहा गया कि फिलहाल आपको इतना करना होगा। तब वो आगे कि नहीं हमारा 7,500 करोड़ ही मिलता है। सेबी के वकील साहब जब बोलना शुरू कर तो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, एक पॉइंट पर भी नहीं टिके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हालांकि हो सकता है कि मुझे सुनने में भूल हो गया होगा, लेकिन हम कोर्ट रूम में जो थे हमको जो समझ में आया कि वो कहा गया कि 10 डेज के अंदर 1,000 करोड़ रुपया आप जमा कीजिए और आप बरसोवा की जमीन का पेपर दीजिए, एमबी वैली का पेपर दीजिए। जो दिया गया वो भी बहुत गलत तरीके से दिया गया है। उस पर भी जज साहब केवल मुस्कुरा रहे थे। वो रखते हुए बोले कि अगर आप 1,000 करोड़ रुपया 10 दिन में जमा करते हैं तो ठीक है, और आपको 3 महीना का समय दिया जा रहा है 10,000 करोड़ रुपया पूरा करने के लिए। अगर आप ये नहीं किए तो एमबी वैली बरसोवा की अच्छा नागिन जी स्पष्ट रूप से हाँ आ गया एकदम लताड़ लगाते हुए बोला गया। हालांकि मतलब ये लोग नहीं समझते हैं, इन लोगों को जब आप भी अगर कहा जाता है तो लोग सोचते हैं कि हमको बहुत सम्मान दिया जा रहा है, इन लोगों को पकड़ कर 2 झप्पड़ मार दिया जाएगा तब कहें कि नहीं हमको बेइज्जत किया गया। उसके पहले लोग मानते ही नहीं है, चाहे वो सहारा के वरिष्ठ लोग हो चाहे नीचे का लोग हो, सबका यही हालत है। तो बहुत अच्छे तरीके से ठीक है, मोटी तौर पे ये बात आ गई। लेकिन क्या ये विष्णु जी क्या ये लगता है कि ये कल का जो निर्णय है इससे निवेशक